करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है, जिसके अंदर EVS आपका कंप्लीट हो चुका है और आज एक टॉपिक के साथ और इसको ऐड किया है और आपका रोड सेफ्टी अवेयरनेस भी मेरी तरफ से आज आपका कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक थे 2-3 जिसकी डिमांड चली हुई थी, सो आज आपका फाइनल टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल, वाहन वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। वाहन के जो वर्गीकरण होते हैं वो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। जो कंटेंट रहने वाला है आपका, उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स बनते हैं मैंने सबको इंक्लूड किया है। पर्पस के बेस पे व्हीकल को कैसे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, लोड के बेस पे कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ व्हील्स के बेस पे कौन सा ईंधन हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम के बेस पे, पावर सोर्स के बेस पे, उसके सस्पेंशन सिस्टम के बेस पे, व्हील ड्राइव के बेस पे और ड्राइव एंड के बेस पे, और फाइनली जो इंजन लोकेशन है आपकी गाड़ी का वो कहाँ कहाँ होता है, इसके बेस पे आपके जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। जिनको भी PDF का एक्सेस चाहिए है वो आपको मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है, फिर से कर देती हूँ। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पेड PDF यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है वो डेली मेल को रिफ्रेश करें, आपको वहाँ पर चीज़ें ऐड हो जाती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाइलिंगुअल कंटेंट मिलने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, आप जो भी वाहन सड़कों पर यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उनका क्लासिफिकेशन होता है। बहुत तरीके के वो व्हीकल्स होते हैं और किन पर्पज़ के किन फैक्टर्स पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम देखेंगे कि वाहनों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर के प्रकारों में वर्गीकृत किया गया और इन्हीं मानदंडों को आज हम नीचे डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे पहला है जो फैक्टर है वो है बेस्ड ऑन द पर्पज़ ऑफ व्हीकल। आप किस उद्देश्य के साथ अपने वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ज़रूरी नहीं है ना, जैसे मान लीजिए आपने अपना वाहन आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मान लीजिए खरीदा है, तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मान लीजिए आपने किसी गुड पर्पज़ के लिए, आपने किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदा है, ठीक है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। और आप जो है देख सकते हो भाई, जो है आपको कई तरीके से यूज़ देख सकते हो, आपको यहाँ पर मार्केट में भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आपके डिपेंड करता है कि पर्पज़ क्या है व्हीकल का। तो यहाँ पर जो पर्पस दिया गया है हमारे सामने कि व्हीकल का डिपेंड करता है वेदर द व्हीकल इज़ यूज टू कैरी पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ सामान को इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। उसके अंदर जो सबसे पहला आ जाता है वो आपका आ जाता है पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल मतलब जिसके अंदर आपकी कार, बस और टैक्सी वगैरह आ जाती है, इसके अंदर सवारियाँ वगैरह बैठती हैं, चाहे हम फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए करें, चाहे हम अपने घर के लोगों को बैठाएं, चाहे फिर हम जो टैक्सी वगैरह होती है उसका इस्तेमाल करें, कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका कमर्शियल व्हीकल होते हैं कि आपका जो बिजनेस पर्पस के लिए आपके गुड्स वगैरह को इधर उधर ले जाने के लिए, जैसे ट्रक्स वगैरह होते हैं, टेम्पो होते हैं, कंटेनर होते हैं, ये वाणिज्यिक वाहन इनको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गई और पुलिस व्हीकल हो गया। अब इनको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इनका एक स्पेशल मकसद होता है इनको यूज़ करने का, तो उन्हीं मकसद के लिए आप जो है इन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये 3 कैटेगरीज है जो आपकी पर्पस बताती है, आप किस पर्पस के लिए अपने व्हीकल का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हैं। दूसरा आ जाता है बेस्ड ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी। कितनी क्षमता है आपके वाहन की लोड को कैरी करने की, कितनी कैपेसिटी है, कितना वो भार झेल सकता है। ज़रूरी नहीं है ना हर गाड़ी का जो वेट कैरिंग कैपेसिटी, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो सेम हो। मान लो एक है गाड़ी जो है एल्टो है, एक गाड़ी है एल्टो है और दूसरी में बात कर लूँ फॉर्च्यूनर की बात कर लेते हैं, या फिर किसी बड़ी गाड़ी की बात कर लेते हैं, तो दोनों का लुक भी अलग है और साथ ही साथ इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत काफ़ी इनके अंदर अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो डिपेंड करता है। आप ट्रक वगैरह ले लीजिए, वो इनसे भी ज़्यादा हाई जो है लोड को कैरी कर सकते हैं। तो कितना सामान यहाँ पर ये ढोकर के चल सकते हैं, कितना सामान की इनकी क्षमता है इन वाहन की, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें आपकी लाइट मोटर व्हीकल आ जाते हैं, LMV, जैसे आपका कार हो गया, जीप हो गया, मिनी वैन हो गया, ये आपके लाइट मोटर व्हीकल है। उसके बाद मीडियम आ जाते हैं जिनकी क्षमता ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, इनकी कैपेसिटी मीडियम होती है, जैसे टेम्पो हो गया, बस हो गया, मिनी ट्रक्स हो गए, ये सारे मीडियम के अंदर आते हैं। उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल आ जाते हैं जो कि काफ़ी भारी वाले होते हैं। इसके अंदर आपके जो बड़े बड़े ट्रक ट्राले होते हैं वो आ जाते हैं, ट्रेलर हो जाते हैं, कंटेनर आ जाते हैं, ट्रैक्टर आ जाते हैं और मल्टी एक्सल बसेज आ जाती हैं। वो जो बड़ी बड़ी बसेज होती हैं जिनके अंदर आपको टॉयलेट्स वगैरह का भी जो है यूज़ देखने को मिलता है और आपके लगेज को भी अच्छे से कैरी करके चलते हैं, तो मल्टी एक्सल बस इसके अंदर आ जाती है, जो कि हैवी मोटर व्हीकल के अंदर काउंट होती है।
उसके बाद जो आपका तीसरा फैक्टर है वो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हील्स, कितने पहिए हमारी गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। अब आप चाहे छोटी गाड़ी आपकी अगर टू व्हीलर है तो वहाँ पर 2 पहियों का इस्तेमाल होता है। आप अगर ये टेम्पो वगैरह देखेंगे उसके अंदर 3 व्हील जो पहिए होते हैं। आप अपने घर के लिए कोई गाड़ी लिया है तो उसके अंदर 4 होते हैं, 5 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो ऐसे डिपेंड करता है व्हील के ऊपर भी। तो व्हील के अंदर कैसे हम लोग इस चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। 2 व्हीलर है आपके सामने, स्कूटर और मोटरसाइकिल है, आपकी साइकिल नॉर्मली चीज़ है ये। 3 व्हीलर है जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, और 4 व्हीलर है जैसे कार, जीप, मिनी वैन, ट्रैक्टर वगैरह हो गया। 6 व्हीलर होते हैं, बस होती हैं, मिनी ट्रक होते हैं। और 6 पहियों से ज़्यादा अगर है तो वो फिर आपका मोर देन 6 व्हील्स में आ जाता है, जिसके अंदर आपके ट्रक आ जाते हैं, ट्रेलर, कंटेनर, मल्टी एक्सल बसेज आ जाती हैं। इनके अंदर मल्टीपल व्हील्स जो है अवेलेबल होते हैं। तो ये आपका व्हील के बेस पर हो गया। फोर्थ जो चीज़ है वो है फ्यूल के बेस पर। गाड़ी के अंदर आप कौन से प्रकार का ईंधन यूज़ कर रहे हो, गाड़ी के अंदर आप किस प्रकार का फ्यूल यूज़ कर रहे हो, इसके बेस पर। क्योंकि हमारी गाड़ी पेट्रोल से भी चलती है, डीजल से भी चलती है, सीएनजी से भी चलती है, और आज के टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आने लगी हैं। तो इन सभी फ्यूल्स के बारे में यहाँ पर बताई गई है कि कैसे हमारी गाड़ी का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है पेट्रोल का इस्तेमाल। पेट्रोल का इस्तेमाल आज के टाइम में, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल तो जो जनरली गाड़ियों में हो ही रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो यहाँ पर इवोल्व हो रही है, और हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इन्हीं के जलने की वजह से हो रहा है, इन्हीं के यूज़ की वजह से हो रहा है। तो दिस सिस्टम यूजेस पेट्रोल इज कॉल्ड। अच्छा, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा सिस्टम जो पेट्रोल को यूज़ करता है उसको स्पार्क इग्निशन सिस्टम बोलते हैं। इसे ध्यान में रखना कि पेट्रोल जिस गाड़ी में डलता है उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, स्पार्क इग्निशन सिस्टम बोला जाता है। ये आपसे हो सकता है पूछ ले। उसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल डिसाइड करता है। पहले तो आप समझो ऑक्टेन नंबर होता क्या है। देखिए, ऑक्टेन नंबर बताता है आपके पेट्रोल के अंदर होता ही है, लेकिन ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो मतलब आपके पेट्रोल जो है उसकी क्वालिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो मतलब आपके पेट्रोल की क्वालिटी क्या है, कहीं ना कहीं लो है। एक आता है नॉर्मल पेट्रोल और एक आता है प्रीमियम वाला पेट्रोल। तो हमारी गाड़ी के लिए जो प्रीमियम वाला पेट्रोल होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। वो आपके इंजन की क्वालिटी बढ़ाता है, साथ ही आपकी गाड़ी का जो पिकअप है उसको भी इंक्रीज़ करता है, गाड़ी का जो एवरेज है उसको भी अच्छा बढ़ा करके रखता है। तो जो प्रीमियम वाला पेट्रोल होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है आपके नॉर्मल वाले पेट्रोल से, बट ये इसका जो ऑक्टेन होता है वो हाई होता है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑक्टेन कितना होता है। तो जो नॉर्मल पेट्रोल होता है ना उसका ऑक्टेन होता है 87 टू 89, यानी कि 90 से कम लगा लो आप, जो नॉर्मल वाला पेट्रोल होता है उसका ऑक्टेन। और जो आपका प्रीमियम वाला पेट्रोल है उसका जो ऑक्टेन होता है 90 टू 94 आप मान करके चलिए, वो इस रेंज का होता है। तो ये जो रेंज वाला पेट्रोल है वो आपका प्रीमियम होता है और वो आपकी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। इतनी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए है पेट्रोल के मामले में। और जो सिस्टम यहाँ पर यूज़ होता है वो होता है स्पार्क इग्निशन सिस्टम। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, परफॉर्मेंस वगैरह। यहाँ पर ऑक्टेन से क्या होता है, पेट्रोल का जो ऑक्टेन है वो एंटी नॉक, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी फैक्टर को यहाँ पर डिसाइड करता है। आपकी गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है, आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑक्टेन पे डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा, डीजल हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। वैसे आज के टाइम में तो सारी चीज़ें महंगी जा चुकी हैं, बट डीजल के जो दाम है वो पेट्रोल से थोड़े से कम आप लगा के चलो। तो जो सिस्टम यहाँ पर डीजल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, वो आपका कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम बोला जाता है। पेट्रोल वाला कौन सा था, वो था स्पार्क इग्निशन सिस्टम था, और डीजल वाला कौन सा है, कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम है। ये दो चीज़ अपने माइंड में अच्छे से बैठा करके चलना, मे भी आपसे पूछ ले। और ऑक्टेन पेट्रोल से रिलेट करता है और सीटेन जो रिलेट करता है वो आपका डीजल से रिलेट करता है। ठीक है, ये इन दोनों चीज़ में डिफरेंस रखना। जैसे वहाँ पर ऑक्टेन था जो कि बता रहा था जितना ज़्यादा ऑक्टेन रहेगा उतना ही गुड क्वालिटी का आपका पेट्रोल रहेगा, ऐसे ही आपका सीटेन है जो डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ डीजल। ठीक है, तो इसके अंदर भी नॉर्मल डीजल होता है और एक होता है प्रीमियम डीजल होता है। तो जो नॉर्मल वाला होता है वो आपका कहीं ना कहीं 40 से 42 की लाइन में होता है, और जो आपका प्रीमियम वाला जो होता है वो आपका रेंज करता है 45 टू 55। ठीक है, तो ये जो होता है मोस्टली कमर्शियल और हैवी व्हीकल्स इनके अंदर चलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो सीटेन है वो डीजल से रिलेट करता है, और एक जो अच्छा जो सीटेन नंबर है वो रेंज करता है 45 टू 55। इसको आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे,
सीएनजी की बात करते हैं। सीएनजी आप सभी को पता है आजकल गाड़ियों में सीएनजी भी चलती हैं। सीएनजी आया क्योंकि जो सीएनजी होती है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक जो गैसेज है उसका एमिशन यहाँ पर नहीं करती है, ठीक है। सीएनजी तो जो सीएनजी है वो हम एक अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं सीएनजी को। पेट्रोल और डीजल का जो है ये दोनों ही तो एमिट करती है अपनी हार्मफुल गैसेस को, CO2 मीथेन वगैरह ये सारी चीज़ें रिलीज़ करती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। लेकिन जो सीएनजी है वो हमारे एनवायरनमेंट को लेस पोल्यूट करती है, इतना जो है जहाँ पर हार्मफुल जो पोल्यूशन है वहाँ पर नहीं क्रिएट होता है। तो ये एक एडवांटेज है किसका, सीएनजी का, कि ये जो है हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं करती है। बट एक डिसएडवांटेज भी इसका है, अगर किसी चीज़ की अच्छाई है तो उसकी बुराई तो हो जाती है, हो ही अपने आप हो जाती है, कि ये रिड्यूस करता है परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल्स। मतलब जितना गाड़ी आपकी पेट्रोल डीजल से अच्छी चलती है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस तब देती है, उतनी अच्छी आपकी गाड़ी तब परफॉर्म नहीं कर पाती है जब आप सीएनजी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हो। तो ये चीज़ है एक यहाँ पर। बट आज के टाइम में सीएनजी के जो है काफ़ी व्हीकल आपको सड़कों पर देखने मिल जाएंगे। तो ये तीसरे नंबर का था जो कि आपका फ्यूल के रूप में क्लासिफाई था। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक, जो कि थोड़े से अभी स्टार्ट हो गए हैं मार्केट में आने। इलेक्ट्रिक वाले आपने जगह जगह पर, जहाँ पर आपको पेट्रोल पंप दिखाई देते हैं वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टेशन भी जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन ये बन जाता है, आपको ये याद करना है कि हरियाणा के अंदर जो है कहाँ कहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक वाले ये जो चार्जिंग स्टेशन है सबसे पहला कहाँ पे लगा था, ये सारी चीज़ें आपने जीके के अंदर करके चले जाना। तो जो इलेक्ट्रिक वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रिलेटिवली अ न्यू टेक्नोलॉजी यूज एन अल्टरनेटिव। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो आपका किसी भी तरीके से पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक नया अल्टरनेट है आपका पेट्रोल और डीजल की कंपेरिजन में, ठीक है। तो दीज व्हीकल यूज, ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल फ्रॉम द हाई कैपेसिटी बैटरी। तो आपकी जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो चार्ज होकर के चलती है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्यूल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आ जाती है हाइड्रोजन फ्यूल। ये जो है इसके ऊपर अभी आपकी रिसर्च चली हुई है। ये जो आपका फ्यूल है वो एक, आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको अवेल हो सकता है, और ये बेस्ट फ्यूल आपके लिए साबित हो सकता है फ्यूचर में। ये नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल आप इसको बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि अगली जनरेशन का फ्यूल कौन सा है, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल कौन सा है, तो आप हाइड्रोजन फ्यूल को मार्क करिएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज एन अपकमिंग इन्वेंशन है ये इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच इज़ करंटली इन फुल स्विंग रिसर्च। यानी कि अभी आज के टाइम में इसको एज ए फ्यूल नहीं इसको लाया गया अभी तक, बट इसके बारे में विचार चल रहा है, क्योंकि ये जो है आपका बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करता है, और आपको इसकी जो अबंडेंट, इसको जो मात्रा है वो भी काफ़ी अमाउंट में आपको अपने एनवायरनमेंट में मिल जाती है। तो इसलिए इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें सारी चली हुई है, जिसको आपको जो है एक किफ़ायती मार्ग प्रदान करने की उम्मीद इससे की जा रही है। तो इसके बारे में आपने बात करनी है। नेक्स्ट है जो फिफ्थ है, बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ व्हीकल। व्हीकल के ट्रांसमिशन सिस्टम, भाई हिंदी में ना थोड़ा इसके अलग अलग मतलब निकल जाते हैं, तो इंग्लिश में इसको ध्यान में रखना। ट्रांसमिशन सिस्टम के बेस पे आपका व्हीकल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो 3 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर आपका पहला आ जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आप मे भी इस चीज़ से अच्छे तरीके से अवगत होंगे। जो एक बार गाड़ी चलती है मैनुअल सिस्टम से, और एक गाड़ी चलती है आपकी ऑटोमेटिक, ठीक है। और एक आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते हो कि सेमी ऑटोमेटिक भी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, यानी कि आप उसके अंदर मैनुअल भी और ऑटोमेटिक तीनों चीज़ें होती हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में आपने देखा होगा, अगर आपके घरों में सब में भी गाड़ी होगी, तो वहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ क्लच वाला पार्ट दिया गया होता है, जिसके अंदर आपको उसको हिला डुला करके कुछ 6 वहाँ पर गियर वगैरह होते हैं, उनको हिला डुला करके आपको वहाँ पर अपने गियर चेंज करने पड़ते हैं, अपनी गाड़ी को अपना कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो वो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ पर क्लच वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, और अपने गियर वगैरह चेंज करते हो, और देन आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर चलाते हो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर होता है कि आपको ये वाली सुविधा वहाँ पर नहीं होती है, जो गियर वाली और ये क्लच वाली चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बस अपने एक्सेलरेटर पर पैर रखना है, अपने स्पीड बढ़ानी है, और जब आपको रिक्वायरमेंट हो ब्रेक लगाने की, तो आप ब्रेक वाले पैडल पर पैर रख के आप जो आराम से ब्रेक लगा सकते हो। यानी कि आपको करने को कुछ नहीं है, बस आपको अपने स्टीयर को अपने हाथ में कंट्रोल में रखना है, और सिर्फ आपको अपने एक्सेलरेटर पर पैर रखना है और एक ब्रेक वाला दबाना है, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है इस गाड़ी में। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, यानी कि खुद से ही चलती है सारी चीज़ें। बस आपको ये 2 चीज़ें करनी है कि भाई मुझे अब जो है रेस देनी है, और मुझे अब इसको जो है ब्रेक लगाना है। बस ये 2 चीज़ें करनी होती है, ना आपको किसी भी तरीके का कोई गियर चेंज करना है, ना कुछ क्लच व्लच, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है।
नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इसके अंदर आपको जो है चीज़ें जो है दोनों मिक्स होती है, ये एक तरीके से हाइब्रिड होता है, ऑटोमेटिक का भी और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम भी, ठीक है, दोनों का जो मिक्स होता है दोनों का, इसलिए इसको सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। इनपुट तो होती है वो मैनुअल होती है इनपुट तो, लेकिन जो आउटपुट होती है वो ऑटोमेटेड होती है सिस्टम में। दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो है मैनुअल क्लच का एब्सेंस होता है, यानी कि जो मैनुअल क्लच है वो यहाँ पर नहीं होती है। हम लोग इनपुट तो मैनुअल ही देते हैं, लेकिन आउटपुट कैसा आता है वो ऑटोमेटेड आता है। ये आपका सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक हाइब्रिड के रूप में होता है, किसके, आपके मैनुअल के भी और ऑटोमेटिक के रूप में भी। इस प्रणाली में आप इनपुट तो मैनुअल देते हो और आउटपुट आपका ऑटोमेटिक होता है, स्वचालित होता है। दोनों में अंतर किस चीज़ का होता है? दोनों में अंतर मैनुअल क्लच का होता है। वही बात यहाँ पर आपको लिख करके दी गई है। नंबर 6 पे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द पावर सोर्स ऑफ द व्हीकल, कौन सा पावर सोर्स जो व्हीकल है कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इसके बेस पे हम लोग अपने व्हीकल को कैसे जो है क्लासिफाई करते हैं यहाँ पर। तो एक आता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन आता है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है, मतलब नाम से यहाँ पे लग रहा है कि जो आपका आईसी है, जो इंटरनल कंबशन है, वो यूज़ करता है कंबस्टिबल फ्यूल का यूज़ करता है, ऐसे ज्वलनशील जो ईंधन है उसका इस्तेमाल करता है पावर जनरेशन के लिए इंजन के अंदर, ठीक है। तो कंबस्टिबल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन के लिए इंजन के अंदर, तभी आपकी जो गाड़ी है वो वर्क करती है। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पर अच्छे से थोड़ा बहुत देख सकते हो। इनटेक मैनिफोल्ड होता है, इनटेक वाल्व होती है, सिलेंडर हेड होता है, पिस्टन होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, सैम शाफ्ट होता है, फ्लाई व्हील एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एंड ये सारी चीजें यहाँ पर आपको, जो कि पेट्रोल में, ठीक है, ओनली इन पेट्रोल इंजन यहाँ पर आपको दिया गया है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। तो एक होता है पावर सोर्स आपका इंटरनल कंबशन सिस्टम, यानी कि आपको यहाँ पर कंबस्टिबल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं अपने इंजन को रन करने के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी मतलब ये ईवी होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। दीज व्हीकल्स यूज वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर टू रिपल्शन इंस्टेड ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आईसी इंजन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिस पे बेसिकली जो आपकी गाड़ी है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो मैंने आपको ऊपर कवर किया था। इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है बाय द हाई वोल्टेज बैटरी प्रेजेंट इन दीज व्हीकल्स। गाड़ी जो है बिजली से चलती है और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर हाई वोल्टेज की बैटरीज दी प्रोवाइड की गई है आपको, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। दीज व्हीकल्स आर करंटली ऑन ए हाई राइज इन द मार्केट। अभी ये जो है एक तरीके से राइज में है, क्योंकि ये आपका जो पॉल्यूशन है वो कम करते हैं, जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है उनको रिलीज कम करते हैं, इसलिए हाई राइज में है मार्केट में, क्योंकि एक तरीके से सॉल्यूशन है किसका, पॉल्यूशन का, जो कि ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है आपका कौन सी, इलेक्ट्रिक कार जो है उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है हाइड्रोजन फ्यूल, और ये वही हाइड्रोजन फ्यूल है जो मैंने आपको ऊपर बताया, जिसके बारे में अभी जो है रिसर्च चली हुई है। ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल बोला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन की आप गाड़ियाँ यहाँ पर बोल सकते हो कि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। अगर ये अच्छे से वर्क कर जाता है तो फिर तो सारी समस्याएं यहाँ पर सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कि आपको अबंडेंस अमाउंट में आपको मिल जाता है हाइड्रोजन आपके एनवायरनमेंट में, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है, इसको आपने अच्छे से ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द व्हीकल। सस्पेंशन के बेस पर भी आपके जो वाहन है उसको यहाँ पर जो है क्लासिफाई किया गया है। सस्पेंशन सिस्टम डिसाइड करता है कि आपके लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और आपके व्हीकल का कंफर्ट लेवल यहाँ पर बताता है। इसके बेस पे यहाँ पर हम लोग कैसे जो है इस चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, खुद से ही सारी चीज़ें। तो इस टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होता है, ओनली द व्हील अंडर लोड एडजस्ट इज पोजीशन, यानी कि जिस भी व्हील के ऊपर, यानी कि जो भी जहाँ पर भी आपका वेट है, जहाँ पर भी आपका लोड है, और उस लोड के नीचे जो कोई भी व्हील है, चाहे फिर वो फ्रंट हो चाहे फिर वो बैक वाले हो, वो ही अकेले ही सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, वही व्हील। बाकी के जो भी व्हील है उनके ऊपर जीरो या फिर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जिस व्हील के ऊपर लोड पड़ रहा है, जिस व्हील के ऊपर यहाँ पर भार पड़ रहा है, वही सारा जो भार है झेलेगा, वही अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेगा, दूसरे व्हील के ऊपर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको स्वतंत्र निलंबन प्रणाली बोला जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उससे उल्टा होता है आपका नॉन इंडिपेंडेंट या फिर रिजिड सस्पेंशन सिस्टम, आप इसको बोल सकते हो, गैर स्वतंत्र या कठोर निलंबन प्रणाली। उसके ऊपर था कि जिस व्हील के ऊपर
भार पड़ रहा था वही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। लेकिन इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब एक वन व्हील इज इन कांटेक्ट विद एनी बम्प और अनइवन रोड, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दूसरे हैं वो भी अपनी जो पोजीशन उसको चेंज करेंगे और ट्राई करेंगे अपनी जो भी आपकी आउटवर्ड और डाउनवर्ड जो भी मूवमेंट हो रही है, जैसे आप सड़क पर चल रहे हो तो स्मूथ सड़क नहीं है तो गड्ढे वगैरह होते हैं ना, तो उन गड्ढे वगैरह की वजह से सस्पेंशन यहाँ पर क्रिएट होता है, एक शॉक लगता है। ठीक है, वो जो शॉक है उसकी वजह से आपके जो है इंडिपेंडेंट में तो क्या हो रहा था कि उसमें आपका सिर्फ जो जिस पहिए पर जो है भार पड़ रहा था, जिस पहिए के ऊपर शॉक पड़ रहा था वही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सारे ही जो व्हील है वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर चेंज करेंगे, डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, मोस्टली हैवी व्हीकल्स में यूज होता है क्योंकि सभी व्हीकल्स पर वहाँ पर बराबर लोड दिया जाता है उनको। तो ये होता है नॉन इंडिपेंडेंट या फिर आप इसको रिजिड सस्पेंशन सिस्टम बोलते हो कि सभी के ऊपर बराबर मात्रा में क्या होगा, अपना अपना भार पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एयर सस्पेंशन सिस्टम। एयर सस्पेंशन सिस्टम का मतलब होता है कि जब आप मान लीजिए किसी ऐसी सड़क पर चल रहे हो जहां पर आपको काफी मात्रा में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो उन गड्ढों की वजह से आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, थोड़ा ऊंचा नीचा टाइप सा होता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर सस्पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं गाड़ी में। तो एक तो होता है नॉर्मल सस्पेंशन जिसके अंदर आपको स्प्रिंग वगैरह जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक होता है आपका एयर सस्पेंशन। तो इनको हम डायग्राम के माध्यम से नीचे समझेंगे एयर सस्पेंशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन क्या होता है कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये है आपका एयर सस्पेंशन और ये है आपका नॉर्मल सस्पेंशन। तो जब भी आपको किसी भी प्रकार का, ये ना एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जो भी आपके गड्ढे वगैरह आते हैं तो आपको ऊंचा नीचा फील होता है, धक्के लगते हैं, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए होते हैं ये। तो पहले होता था कि ये आपका स्प्रिंग वगैरह लगे होते थे, तो स्प्रिंग वगैरह के बाद में इस चीज़ को यहाँ पर अब आपको जो है एयर बैग्स वगैरह यहाँ पर दे दिए जाते हैं। इन एयर बैग्स को ये यूज़ होता है शॉक एब्जॉर्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे आपको कोई गड्ढा वगैरह आता है तो ये आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको कम यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलीफ देते हैं, थोड़ा सा आपको कम थोड़ा सा धक्का लगता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सस्पेंशन है और ये आपका एयर बैग सस्पेंशन है। इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसके अंदर क्या होता है कि एयर बैग फेड विद एन एयर आर यूज्ड एज शॉक एब्जॉर्बर इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। आपके जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं ये कंप्रेस्ड एयर अंडर द प्रेशर ऑफ अराउंड 5.6 to 7 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये आपने सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ से पढ़ लेनी है कि कौन सा एयर सस्पेंशन होता है और क्या इनकी चीज़ें होती हैं। तो एयर सस्पेंशन आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको कुछ ऐसे बैग वगैरह दिखाई देंगे, और ये आपका नॉर्मल था जो कि राइट में है सस्पेंशन, जिसके अंदर आपको स्प्रिंग वगैरह। ठीक है, तो जब वेट पड़ता है तो ये जो है इस चीज़ को यहाँ पर मैनेज कर लेता है जो स्प्रिंग वगैरह है, और यहाँ पर आपका जो एयर सस्पेंशन ये बैग वगैरह मैनेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद 8 है आपका बेस्ड ऑन द व्हील ड्राइव ऑफ द व्हीकल। ठीक है, व्हील ड्राइव के आधार पर आपका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर आपको व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि आपको फ्रंट में जो है वेट है या फिर आपका कहाँ पर आपका वेट है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव होता है और एक होता है रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, तो दोनों को समझेंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है FWD, और रियर व्हील ड्राइव क्या होता है। फ्रंट का मतलब होता है जो आगे के पहिए हैं वो आपकी पूरी गाड़ी को चलाएंगे, और रियर का मतलब है कि आपका जो पावर है वो पीछे के रियर वाले व्हील्स को यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इसके डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंजन है, और जो ये इंजन है ये पावर देगा आपके फ्रंट व्हील को। तो जब ये जो फ्रंट व्हील के पावर मिलेगी तो ये आपकी पूरी गाड़ी को अच्छे से यहाँ पर कैरी करेंगे, इसको चलाएंगे, तो ये आपका फ्रंट व्हील ड्राइव हो जाता है। बात करें अगर रियर व्हील ड्राइव की, तो इसके अंदर जो शाफ्ट है वो आपके रियर एक्सल के पास कनेक्ट होते हैं। फ्रंट वाले में जो रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जो इसमें जो शाफ्ट होते हैं वो रियर एक्सल के पास कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो पिछले के पहिए होते हैं, रियर व्हील्स होते हैं, वहाँ पर कनेक्ट होते हैं, और जो रियर व्हील्स होते हैं व्हीकल के वो रोटेट करते हैं, वो आपकी गाड़ी को कहीं ना कहीं यहाँ पर चलाते हैं। ये जो व्हीकल्स के टाइप होते हैं, दीज टाइप ऑफ व्हीकल्स, जहाँ पर आपके जो शाफ्ट है वो आपके रियर एक्सल से कनेक्ट है, यानी कि जो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कहीं बेहतर होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव से। ठीक है, उनकी जो स्टेबिलिटी और इनका जो कॉर्नरिंग कंट्रोल होता है वो उनसे काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि जो फ्रंट व्हील व्हीकल्स होते हैं वो उनका सोल पर्पज़ किस लिए होता है, स्टीयरिंग का इस्तेमाल करने के लिए होता है उनका सोल पर्पज़। तो ऐसे व्हीकल जिनका रियर व्हील ड्राइव होता है वो वाले व्हीकल इनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फ्रंट व्हील की हमने बात करी थी, तो वहाँ पर जो आपका पावर था वो फ्रंट व्हील को दिया जाता था, फ्रंट एक्सल को था। तो यहाँ पर जो आपका रियर व्हील व्हीकल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंजन का पावर है वो यहाँ पर
रियल व्हील को दिया, जो रियर आपके व्हील होते हैं उनको दिया जा रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। फ्रंट मतलब फ्रंट वाले व्हील और रियर मतलब आपके जो पीछे वाले व्हील है उनके साथ आपकी पावर जो है कनेक्ट है। ठीक है, इतना आपने यहाँ पर अच्छे से समझना है। उसके बाद बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपके जो शाफ्ट होते हैं, जो प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं टू बोथ द एक्सल ऑफ द व्हीकल, यानी कि जितने व्हील है वो सारे के सारे ही रोटेट करेंगे। ऑल व्हील है ना, कि जितने भी व्हील है ना वो सारे के सारे जो है पावर जो है इक्वली इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फ्रंट वालों की तरह सिर्फ फ्रंट को पावर दी जाएगी और रियर वाले में सिर्फ रियर वाले व्हील को यहाँ पर पावर दी जाएगी। ऑल व्हील का मतलब है कि जो इंजन है वो पावर सभी व्हील को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ व्हीकल यूटिलाइज द मैक्सिमम पावर, और इस तरीके से ये जो व्हीकल होते हैं वो मैक्सिमम पावर इंजन का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑल व्हील ड्राइव हो गया, AWD। ये आपने अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद 9 टाइप आपका बेस्ड ऑन द ड्राइव एंड ऑफ व्हीकल, कि ये आपका ये बताता है कि किस आपकी जो ड्राइविंग साइड है वो किधर है, लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, तो ये वो बताता है। इसके बेस पे यहाँ पर 2 तरीके से होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका राइट हैंड ड्राइव, जिसके अंदर आपकी जो गाड़ी होती है, आपका जो ड्राइविंग सीट होती है वो आपकी किधर होती है, वो आपकी राइट साइड में होती है। ठीक है, तो विच हैव द स्टीयरिंग सिस्टम, यानी कि जो ड्राइविंग सीट है वो आपके राइट साइड में होती है कार के, एंड अ राइट हैंड ड्राइव व्हीकल इनको बोला जाता है। दीज व्हीकल्स हैव स्टीयरिंग इन द राइट में स्टीयरिंग होता है एंड मूव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, और इनका जो स्टीयरिंग होता है वो राइट साइड में होता है और ये मूव कहाँ करते हैं, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। इससे जस्ट अपोजिट जो कि आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, उसके अंदर आपका जो स्टीयरिंग है वो आपके लेफ्ट साइड में होता है और ये मूव करते हैं राइट साइड ऑफ द रोड में। ये बेसिकली दोनों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है राइट में और लेफ्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द इंजन लोकेशन ऑफ द व्हीकल। अब व्हीकल का इंजन कहाँ पे लोकेट करता है हर गाड़ी के अंदर, तो उसके बेस पे आपको क्लासीफाई यहाँ पर करके दिया गया है। फ्रंट इंजन की अगर बात करी जाए तो इस सिस्टम में जो इंजन होता है, इन व्हीकल्स में जो इंजन होता है वो आपके फ्रंट एंड ऑफ व्हीकल के पास होता है। इंजन जो होता है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, ओवर एंड अहेड ऑफ द फ्रंट एक्सल, जहाँ पर भी आपका जो पहले जो एक्सल होते हैं उनके पास ये जो इंजन है वो होता है, इसलिए इनको फ्रंट इंजन बोला जाता है। दीज व्हीकल्स आर वेटेड एट द फ्रंट एंड, क्योंकि आपका इंजन आगे है इसलिए इनका जो वेट है वो भी फ्रंट एंड के अंदर यानी कि आगे की तरफ होता है। तो ये हो गया आपका फ्रंट इंजन, जो कि आपका शुरुआती जो इंजन होता है आगे की तरफ होता है। ठीक है, मिड इंजन की बात करें तो ये जो इंजन होता है वो आपका बीच में होता है, जो फर्स्ट एक्सल है उसके बाद में, और जो रियर एक्सल है उसके पहले होता है। इन दिस सिस्टम द इंजन इज लोकेटेड नियर रियर एंड, यानी कि पीछे वाले एंड की तरफ होगा, लेकिन जो पहले होगा रियर एक्सल के। फ्रंट जो एक्सल है उसके पीछे और जो रियर एक्सल है उसके पहले होता है ये मिड वाला इंजन, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उनका जो वेट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि ये बीच में होता है गाड़ी के, इसलिए इनका जो वेट होता है ना तो आगे होता है ना पीछे होता है, इवनली यानी कि बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समान रूप से वितरित होता है। रियर इंजन की अगर बात करें तो ये जो इंजन होता है वो आपका ऑब्वियस सी बात है, ये आपका फ्रंट में ना होगा, ना मीडियम में होगा, ना बल्कि कहाँ होगा, पीछे होगा, रियर एक्सल के पीछे होगा। क्योंकि फ्रंट में तो कौन सा था आपका, फ्रंट व्हील था, आगे का जो फ्रंट इंजन था वो था। मिड में आपका मिड था जो कि रियर एक्सल के आगे था, और रियर एक्सल के बाद में बियॉन्ड में कौन सा जाएगा, वो आपका रियर इंजन जाएगा। ये होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम, ये इतने आम नहीं होते अदर सिस्टम के अलावा, अदर सिस्टम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कुछ हमने क्लासिफिकेशन किए आज व्हीकल्स के, कुछ 10 टाइप्स के हमने चीज़ फैक्टर्स पे बात करी है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब बनता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल से हम अपनी जो है 100% प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, सो बने रहिए मेरे साथ। कल से मैं आपको पेडागोजी के मैराथन सेशंस जो है प्रोवाइड करूँगी, सो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका जो रोड सेफ्टी और EVS है वो कंप्लीटली मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेना, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उनको आप अच्छे से कर लेना, आपका यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।